नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम विदेशी आक्रांता को जानने का प्रयास कर रहे थे, मौर्यों के पतन के बाद विदेशी आक्रांता किस प्रकार भारत आए, उन्हीं में हम हिंद यवन को पढ़ चुके हैं। उसके आगे आज शक और पहलव को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, मैप जो कल बनाए थे आज भी बनाते हैं और उसी से समझाने का प्रयास करते हैं। ये मैप आप सभी भी बनाइएगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान, अफगान है। और यहाँ पर सिंध मान लेते हैं, सिंध का क्षेत्र। और यहाँ पे पंजाब है, पंजाब। और यहाँ पे मान लेते हैं मथुरा है, यूपी में मथुरा। यहाँ पर उज्जैन है और यहाँ पर नासिक है। ये रफ आप सभी भी बना लीजिएगा ताकि आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो क्या देखें हम, यहाँ पे क्या है, अफगान। यहाँ पे क्या है, सिंध है। ये पंजाब रहा, ये मथुरा, ये उज्जैन और ये नासिक का क्षेत्र रहा। तो हम जानते हैं मध्य एशिया से विदेशी आक्रांता हिंदू कुश पर्वत को पार कर, यहाँ पे क्या है, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। यह क्या है, मध्य एशिया। मध्य एशिया से कहाँ आया, भारत आया। तो इसमें हम देखे, हिंद यवन को देख चुके हैं। आज हम शक और पहलव विदेशी आक्रांता के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, शक और पहलव। तो पहले हम शक को पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो शक है, तो हिंद यमन के आक्रमण के बाद शक जो है कि 5 शाखा के रूप में मध्य एशिया से भारत आए। लिखते हैं, यूनानियों के आक्रमण के बाद के आक्रमण के बाद शकों की 5 शाखा मध्य एशिया से भारत आए। देखिए ये 5 शाखा कौन कौन सा है। तो पहला है अफगान शाखा, अफगान। उसके बाद है पंजाब शाखा, उसके बाद है मथुरा। अफगान, पंजाब, मथुरा, उज्जैन और नासिक। तो क्या है, मथुरा, उज्जैन और लास्ट में है नासिक। ये क्या है, तो ये 5 शाखा है। ये जो देख रहे हैं ये 5 शाखा, ये कौन कौन सा है, तो नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब और अफगानिस्तान। तो ये जो नासिक शाखा है, ये सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया, लगभग 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 400 ईयर शासन, 400 ईयर तक शासन किया है। और यदि बोले सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सा है, तो पश्चिमोत्तर शाखा। पश्चिम में कौन है, अफगान और पंजाब। तो ये दोनों शाखा क्या है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध शाखा। तो देखिए यहां तक का कहानी हम क्या देखे,
पहले तो हम देखे विदेशी आक्रांता मध्य एशिया से भारत आया कैसे, हिंदू कुश पर्वत को पार कर। इसमें हम जो है कि यूनानियों के बारे में कल पढ़ चुके हैं। जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के उनको देखिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो यूनानियों के आक्रमण के बाद शकों की 5 शाखा मध्य एशिया से क्या हुआ, भारत आए। ये शाखा कौन कौन सा है, तो अफगान शाखा, पंजाब शाखा, मथुरा, उज्जैन और नासिक। इन सभी शाखा में सबसे अत्यधिक समय तक शासन किसने किया, तो नासिक। ये जो नासिक शाखा है ये 400 ईयर तक शासन किए हैं भारत पर। और यदि देखें सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सा रहा, तो पश्चिमोत्तर शाखा। कौन सा शाखा, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर शाखा। ये पश्चिमोत्तर शाखा कौन कौन सा है, तो अफगान और पंजाब। ये क्या रहा, सबसे प्रसिद्ध रहा है। क्यों रहा है इनको आगे देखेंगे, तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और नासिक शाखा को देखते हैं। सबसे अत्यधिक समय तक कौन सा शाखा रहा है, नासिक। तो नासिक को देखते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा नासिक शाखा, नासिक शाखा। ये जो नासिक है तो इसमें सबसे प्रमुख शासक जो आता है रुद्रदामन। कौन है, रुद्रदामन, रुद्रदामन। ये जो रुद्रदामन है इसके जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। जानकारी जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है प्रथम संस्कृत अभिलेख है। क्या है, प्रथम संस्कृत अभिलेख। प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी से हमें जानकारी मिलता है रुद्रदामन द्वारा जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया। सुदर्शन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त ने निर्माण, चंद्रगुप्त मौर्य। इसको समझते हैं उसके बाद उज्जैन शाखा देखेंगे। तो क्या देखें, ये जो नासिक शाखा है, नासिक शाखा के जो है कि प्रमुख शासक कौन है, रुद्रदामन। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। किससे, जूनागढ़ अभिलेख से। और ये जो है कि प्रथम संस्कृत अभिलेख है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है प्रथम संस्कृत अभिलेख है। और इसी से हमें जानकारी मिलती है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है कि रुद्रदामन द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो इनको नोट कीजिए और उज्जैन शाखा देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं उज्जैन शाखा। उज्जैन, ये जो उज्जैन है उज्जैन के स्थानीय राजा चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। उज्जैन के स्थानीय राजा चंद्रगुप्त
द्वितीय, इसे ही विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है अभी नीचे देखेंगे। विक्रमादित्य, ये जो उज्जैन के स्थानीय शाखा कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। इन्होंने क्या किया, शकों को पराजित किया, अर्थात इन्होंने शकों को भारत से भगाया। शकों को भारत से भगाया। तो देखिए इन्होंने कैसे भगाया, तो एक तरफ देखिए कौन है, तो विक्रमादित्य है, एक तरफ क्या है, तो शक है। विक्रमादित्य, और एक तरफ क्या है, शक है, भर से शक लिखिएगा। ये लड़ाई कब लड़ा गया, तो इसका यदि डेट देखे तो यहां पर लिखिएगा 58 से 57 BC में ये युद्ध होता है। इसमें जो है कि विक्रमादित्य की जीत होते हैं और इसकी हार हुए। जैसे ही इसकी हार हुए तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके यदि उपाधि देखे, उपाधि इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि लिया। विक्रमादित्य का उपाधि लिया और इन्होंने शक संवत चलाया। शक संवत चलाया। तो देखिए कब इन्होंने शक संवत चलाया, 58 से 57 BC, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, ये जो है कि VVI पॉइंट है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो है कि क्षत्रप प्रणाली लाया गया। क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत, प्रणाली की शुरुआत। ये क्षत्रप प्रणाली क्या है, तो एक साथ दो राजा का शासन, एक साथ दो राजा का शासन। तो देखिए क्या देखे हम, उज्जैन के स्थानीय राजा कौन हुए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। इन्होंने क्या किया, शक को भारत से बाहर खदेड़ दिया, बाहर भगाया, शकों को भारत से भगाया। ये कैसे भगाते हैं, तो विक्रमादित्य और शक के बीच कब युद्ध होता है, तो 58 से 57 BC के बीच। इसमें शक पराजित हुए और विक्रमादित्य जीते। जब जीता तो ये उपाधि लेता है विक्रमादित्य का, और इसी समय शक संवत चलाए। ये क्या है, तो कैलेंडर है, जैसे अभी के समय में हम कैलेंडर देखते हैं, उसी प्रकार ये भी शक संवत क्या है, कैलेंडर है। तो इन्होंने और एक काम किया, क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की। ये क्षत्रप प्रणाली क्या है, तो एक साथ दो राजा का शासन। मान लेते हैं कोई एक एरिया है और इस एरिया पर दो राजा का कंट्रोल है एक साथ, तो यही क्या है, क्षत्रप प्रणाली है। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब हम देखते हैं पहलव वंश। पहलव वंश में दो पॉइंट ही है, सिर्फ उसको याद रखिएगा। हेडिंग दीजिए पहलव वंश, पहलव वंश।
ये जो पहलव वंश है इसके प्रमुख शासक यदि देखें तो गोदोफर्निस हुए। प्रमुख शासक गोदोफर्निस। ये जो गोदोफर्निस है इसके समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आए। सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आए। इसके समय बस यही याद रखना है, प्रमुख शासक पहलव वंश के कौन हुए तो गोदोफर्निस। कौन हुआ? गोदोफर्निस। और इसके समय थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस याद रखिएगा नाम कौन है? सेंट थॉमस। इन्होंने ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और यदि देखें इसका एक पॉइंट तो इन्होंने राजधानी जो है अपना तक्षशिला को बनाया। राजधानी किसे बनाया? तक्षशिला। तक्षशिला। इन्होंने अपना राजधानी किसे बनाता है? तक्षशिला को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कुषाण आक्रमण को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।